नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ? तो पिछले 7 दिनों से मध्य प्रदेश में चल रही सभी अटकलों, संभावनाओं या फिर यूं कहें कि कयासों पर विराम लग गया और मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो चुका है और वो नाम है मोहन यादव। ये वो नाम है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बीजेपी ने अपने चिर परिचित अंदाज में सबके नाम वो नाम रखा जिसका नाम मुख्यमंत्री के रेस में था ही नहीं। और यही तो बीजेपी की खूबी है। खुद शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री पद के लिए रखा। विधायकों ने एक साथ इस प्रस्ताव का समर्थन किया और मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये वो नाम है मोहन यादव जिसने तमाम दिग्गजों को रेस में पीछे छोड़ा और ये वो नाम है जिसका नाम बिल्कुल चल भी नहीं रहा था सियासी बाजार में, अटकलों पे बिल्कुल ये नाम था नहीं। लेकिन मोहन यादव कौन है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 25 मार्च 1965 को उज्जैन में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम पूनम चंद यादव, माता लीलाबाई यादव और MB और PhD तक की शिक्षा उन्होंने हासिल की है। 1982 में छात्र संघ के जरिए छात्र राजनीति में उतरे। 1984 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने, जबकि 1984 में ही ABVP उज्जैन नगर के मंत्री भी बनाए गए। इसके अलावा ABVP में लगातार वो प्रदेश सह मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसके अलावा 1988 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1989 और 90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री बने और 1991-92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। इसके अलावा RSS से उनके निकट संबंध रहे। 1993-95 में खंड कार्यवाह की जिम्मेदारी निभाई। उसके अलावा 1997 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश समिति में उन्हें जगह मिली और 1998 में पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य बने। इसके बाद 2004 से 2010 के बीच उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 तक राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे और 2013 में पहली बार विधायक चुने गए, विधानसभा पहुंचे और 2020 में मोहन यादव शिवराज कैबिनेट में मंत्री बने और 2023 में अब बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता चुने गए हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी। लिखा कि कर्मठ साथी मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई। और शिवराज सिंह चौहान ने यह भी लिखा कि मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आप मध्य प्रदेश को नई सौगात देंगे, प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, साथ ही जन कल्याण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचेंगे। जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो ये वो ट्वीट है, देखिए शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही मोहन यादव को जिम्मेदारी मिली मुख्यमंत्री पद की, ये ट्वीट किया और मध्य प्रदेश के प्रगति और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कामना की, बधाइयां दी। तो मंच पर मोहन यादव जैसे ही उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली, पैर छूकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आशीर्वाद लिया और ये वो ट्वीट है जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है, बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। तो मोहन यादव को MP की कमान मिल चुकी है। वो राजभवन पहुंचे, शिवराज सिंह चौहान इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया और मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा सौंपा राज्यपाल के पास, तो दूसरी तरफ राज्यपाल ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का नियुक्त कर दिया है। ये दो तस्वीरें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। तो मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं मोहन यादव और इसके बाद बधाइयों का तांता लग गया है। VD शर्मा
मनोहर लाल खट्टर, इन सबने क्या कहा है, कैसी बधाई दी है, सुनिए आप। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो पुराने कार्यकर्ता हैं और वो संघ के काम में लगे रहे, विद्यार्थी परिषद में भूमिका निभाई, बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। तो इधर बीजेपी की पूर्व सांसद और नवनिर्वाचित विधायक रीति पाठक ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हमारे साथ बीजेपी विधायक रीति पाठक हैं। बड़ा चौंकाने वाला फैसला हुआ है, जो दावे किए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में बहुत चौंकाने वाला फैसला होगा। कैसा चौंकाने वाला फैसला है? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ओर से, वरिष्ठ नेतृत्व की ओर से, और हम सबके लिए हर्ष का विषय है और हम सबने इसको। लेकिन मैडम, मोहन यादव तो रेस में थे ही नहीं। कोई रेस, ये कोई दौड़ थोड़ी हो रही है, कोई कंपटीशन थोड़ी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। संगठन में जो एक निर्णय दिया जाता है वही स्वीकार है। नाम तो आपका भी चल रहा था मैडम, बड़ा प्रमुखता से। मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। मैं सरकार में क्या रोल देख रहा हूँ आपका? कार्यकर्ता के रूप में। ये रीति पाठक थी, कुछ दिनों पहले तक सांसद थी, लेकिन बीजेपी ने इनको टिकट दिया और उसके बाद चुनाव लड़ी और जीती भी। हालांकि इनका भी नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में था, लेकिन रीति पाठक कह रही हैं कि वो एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर आगे भी काम करती रहेंगी। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो मोहन यादव को नए मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के तमाम अटकलों, तमाम कयासों पर विराम लग चुका है और जो नाम चल रहे थे सबको धता बताते हुए मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इधर उषा ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी का संगठन ऐसे ही काम करता है, जिसको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसे निर्वहन करना पड़ता है, सबको ये स्वीकार भी होता है। संगठन का फैसला भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता स्वीकार करता है और उसके साथ डट कर काम करता है। संगठन जो तय करे, आपने देखा ना, भारतीय जनता पार्टी में संगठन जिसको जो निर्देश देता है हर कार्यकर्ता उसका अक्षरशः पालन करता है। तो मोहन यादव MP के नए मुख्यमंत्री, उनके उज्जैन स्थित घर में अब जश्न का माहौल है। मोहन के परिजनों ने उनकी इस उपलब्धि पर, उनके इस विजय पर क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। बहुत खुशी हो रही है, खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, चल रहा था नाम ऐसा, एकदम पूरा पता तो नहीं था, मेहनत का फल मिला है। इतनी मेहनत करी है तो उसका फल दिया भगवान ने। बहुत खुशी हो रही है जब भी जान के आप सबके सामने पता चल रहा है। बता नहीं सकते कि बहुत कितनी खुशी हो रही है। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत खुशी हो रही है। जय श्री महाकाल, जय महाकाल। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो PM बनेगा, CM बनेगा, कुछ भी बनेगा। जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कैसा लग रहा है? हाँ भैया, कैसा लग रहा है? हाँ अच्छे लग रहे। अरे बहुत खुशी हो रही है हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे। वो ये सब बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़े। से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। जिम्मेदारी दी गई है, निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। एक एक सीढ़ी, एक एक कड़ी मेहनत से चढ़ी है, उसका फल आज हमारे मामा जी को हम सबको मिला है, क्योंकि उनने और ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से करा है देश के लिए काम, तो उसका फल उनको मिला है। तो मोहन यादव के परिवार वालों को आप सुन रहे थे, उनके माता पिता, पत्नी, परिजन सब खुश हैं, उत्साहित हैं। इधर मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इधर 2 डिप्टी CM के नाम का ऐलान भी किया गया। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के नाम पर मुहर लगी है। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से जानकारी देते हैं, कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर और किन स्तर से वो आकर अब इस बड़े पद की जिम्मेदारी वो संभालने जा रहे हैं। जगदीश देवड़ा MA के बाद LLB तक की पढ़ाई की है
पुराने नेता बीजेपी के संगठन के 1 जुलाई 1957 को इनका रामपुरा में जन्म हुआ था। एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे हैं ये। इसके अलावा 1979 में कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में सीनेट के सदस्य रहे हैं। बीजेवाईएम से जुड़कर सियासी अपना जो कैरियर था इसे रफ्तार दी है और 1993 में पहली बार विधायक चुने गए हैं। कई विधानसभा की समितियों में सदस्य भी रहे। 1998 को छोड़ दिया जाए तो 1990 से लेकर 2023 तक ये विधायक रहे हैं। 2003 में एमपी सरकार में राज्य मंत्री बने। 2008 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। मल्हारगढ़ विधानसभा से लगातार 6 बार के विधायक रह चुके हैं। और राजेंद्र शुक्ला की अगर बात करें, रीवा के कद्दावर नेता, 3 अगस्त 1964 को रीवा में इनका जन्म हुआ था और पिताजी इनके सामाजिक कार्यकर्ता थे। भैया लाल शुक्ला सिविल इंजीनियरिंग में इनकी स्नातक की डिग्री है और 1986 में इंजीनियरिंग कॉलेज छात्र संघ की राजनीति करते हुए अध्यक्ष भी बने थे। 1998 में पहली बार एकदम ही करीबी अंतर से वो हारे थे, लेकिन 2003 से 2023 तक लगातार 6 चुनाव उन्होंने जीता और बाबूलाल गौर से लेकर उमा भारती से लेकर शिवराज सिंह चौहान सबकी कैबिनेट में ये मंत्री रह चुके हैं। तो एक कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ल, 2018 का चुनाव आपको याद होगा। भले ही 2018 के चुनाव में बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई हो, लेकिन विंध्य का जो इलाका था, रीवा का जो इलाका था, वहां पर बम्पर सीटें राजेंद्र शुक्ला ने जिताई थी, जिसके बाद इनकी छवि एक जबरदस्त नेता के तौर पर वहां से उभरी थी। 2023 में रीवा विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की और अब इस बार उन्हें मध्य प्रदेश का डिप्टी सीएम चुना गया है। इधर एक और नाम जिसकी चर्चाएं बहुत थी, नरेंद्र सिंह तोमर, वो अब मध्य प्रदेश विधानसभा की अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। स्पीकर के तौर पर उनकी जिम्मेदारी रहेगी इस बार। तो ये जानकारी देखिए। नरेंद्र सिंह तोमर एक पुराने नेता, संगठन के 1998 में पहली बार विधायक बने और 1957 में उनका जन्म हुआ था। और जब पहली बार उन्होंने विधायक बने 98 में, उसके बाद उन्होंने मुड़कर देखा नहीं, लगातार वो आगे बढ़ते रहे। 2006 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 2007 से 2009 के बीच तक वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। फिर 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ा। 2014 में भी वो जीते, मुरैना और ग्वालियर से संसद पहुंचे। और 2010 में अगर बात किया जाए तो फिर दूसरी बार वो प्रदेश अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश में। और 2019 में मुरैना से लोकसभा का चुनाव जीता। इस बार दिमनी से बीजेपी ने उन्हें उतारा था और संयोजक की जिम्मेदारी भी थी इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में और लगातार ये भी रेस में बहुत आगे थे। लेकिन अब विधानसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को दी गई है। मध्य प्रदेश का संभावित मंत्रिमंडल क्या होगा? जी हां, आज ही सीएम के नाम का ऐलान हुआ है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। लेकिन सिर्फ IBC 24 आपको तुरंत बता रहा है कि मंत्रिमंडल में संभावित नाम कौन से होंगे। तो कुल विधानसभा सीट का 15% आपको बता दें मंत्री बनाए जा सकते हैं, मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर संभाग की। ग्वालियर संभाग से गुना से विधानसभा सीट पन्ना लाल शाह के आखिर में इनके नाम का ऐलान हुआ था। गुना से पन्ना लाल शाह की कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। प्रद्युम्न सिंह तोमर इससे पहले ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। इस बार भी ये दावेदार है मंत्रिमंडल में कुछ अच्छे पद के। इंदर सिंह कंसाना सुमावली से विधायक है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और कट्टर समर्थक माने जाते हैं सिंधिया के। पन्ना लाल शाह के, जिनको हमने बताया कि आखिर में इन्हें टिकट मिली थी और ऐसे में इनकी भी दावेदारी काफी मजबूत है कैबिनेट को लेकर। और अब आपको बुंदेलखंड का भी समीकरण समझा दे। बृजेंद्र प्रताप सिंह बुंदेलखंड पन्ना से हैं ये और पिछले बार इन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार शायद इन्हें जगह मिले। बुंदेलखंड से धर्मेंद्र लोधी समाज का प्रतिनिधित्व ही करते हैं, तो ऐसे में माना जा सकता है कि शायद इस बार इन्हें फिर मौका मिले। ललिता यादव बुंदेलखंड छतरपुर, और देखिए यादव समाज से हमें सीएम मिल चुके हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर बुंदेलखंड के यादव समाज को साधना है तो ये भी मंत्रिमंडल में शामिल की जा सकती है। और महिलाओं के प्रति भी इस बार हमने देखा है कि काफी समर्थन रहा है बीजेपी का, तो ये चेहरा भी दिख सकता है। हरिशंकर खटीक बुंदेलखंड जतारा से आते हैं, जतारा से जीतकर ये आए हैं और माना जा रहा है कि इस बार हरिशंकर खटीक को भी मौका दिया जा सकता है मंत्रिमंडल में। और अगला नाम गोविंद राजपूत, इससे पहले परिवहन मंत्री रहे हैं, बुंदेलखंड की सुर्खी से है और जब कांग्रेस में थे तब भी इन्होंने कैबिनेट में मंत्री पद संभाला था और अभी ये परिवहन मंत्री रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, तो इन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हैं,
पिछली सरकार में और कद्दावर नेता है, बड़ा चेहरा है बीजेपी के, और ऐसे में बुंदेलखंड को अगर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो इन्हें इस बार पिछले बार से भी बड़ा मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन अगर गुजरात फॉर्मूला अपनाया जाता है, अगर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को बदल दिया जाता है तो फिर शायद इनके लिए मुश्किल हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं मालवा की। मालवा से हरदीप डंग पहले कांग्रेस में थे, सुवासरा से है, मालवा निमाड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर ये बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो हो सकता है कि कुछ रिटर्न गिफ्ट मिले। तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री, और इससे पहले जब ये कांग्रेस में थे तब भी कैबिनेट में रहे। उषा ठाकुर संस्कृति मंत्री हैं ये अभी फिलहाल, और इस बार भी माना जा रहा है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते हुए कुछ बड़ा पद इन्हें दिया जा सकता है। रमेश मेंदोला सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले ये विधायक इस बार रहे हैं, और ऐसे में जाहिर सी बात है इन्हें भी जरूर कुछ बड़ा तोहफा दिया जाएगा। और अर्चना चिटनिस का भी नाम सामने आ गया। इससे पहले शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, और क्या इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस वक्त हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विवेक पटैया जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए सीएम के नाम का ऐलान हो गया और सबकी नजरें अब टिकी हुई है कि आखिर मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलती है, तो क्या कुछ संभावित चेहरे हम तो दिखा ही रहे हैं, आपका अनुमान क्या कह रहा है, इस बार किसे क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मंत्रिमंडल पर जो छाप होगी वो 2024 लोकसभा चुनाव की छाप होगी। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस को दिखाना, और जो परिणाम विधानसभा चुनाव में आए हैं इन परिणामों को तब तक बरकरार रखना, ये एक बड़ी चुनौती है। और इसीलिए मंत्रिमंडल में जो जगह दी जाएगी वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए दी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि 29 लोकसभा सीट, मतलब कोई भी रीजन छूटेगा नहीं, 29 लोकसभा सीटों से ही मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया जाएगा, कोई लोकसभा क्षेत्र छूटेगा नहीं, यानी हर लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री हो सकता है, जो हमारा अनुमान है। दूसरी तरफ जो दिग्गज नेता चुनाव जीत कर आए हैं, मतलब जिस तरह चौंकाया है बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाकर जो संघ की पसंद है, एबीवीपी के कार्यकर्ता है, और जिनका बहुत ज़्यादा राजनीतिक कैरियर जो है बीजेपी में नहीं रहा है। पूर्व जो है छात्र संघ के नेता के तौर पर रहे हैं, उसके बाद बीजेपी में आए तो फिर मंत्री के पद पर रहे, उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर। तो उनको जब मुख्यमंत्री के तौर पर बिठाया और उनके सामने नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की एक टीम जब रहेगी तो उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये नेतृत्व के सामने भी सवाल है और आलाकमान के सामने भी सवाल है कि आखिर इन दिग्गज नेताओं को, जो केंद्रीय मंत्री रहे हो, जो देश के कृषि मंत्री रहे हो, देश के जो है कोयला राज्य मंत्री अटल बिहारी सरकार में रहे हो प्रहलाद पटेल, उनको कहाँ आप एडजस्ट करेंगे मंत्रिमंडल में, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये चुनौती सबसे बड़ी बीजेपी के सामने है कि मोहन यादव के कैबिनेट में ये कहां अपने आप को देखते हैं। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो क्षेत्र को भी साधना है, चाहे विंध्य की बात करें, चाहे महाकौशल की बात करें, या फिर मध्य क्षेत्र की बात करें, क्योंकि मध्य क्षेत्र से शिवराज सिंह चौहान जब तक प्रतिनिधित्व करते थे तब तक जो है मध्य क्षेत्र से मंत्रियों की संख्या बहुत सीमित या होती ही नहीं थी। अब जब शिवराज सिंह चौहान नहीं है तो फिर मध्य क्षेत्र, क्योंकि सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला जो बीजेपी को जो है वो मध्य क्षेत्र है। 8 जिले आते हैं मध्य क्षेत्र में, और इन 8 जिलों से सबसे ज्यादा हमने देखा भी है विवेक, इससे पहले कांग्रेस ये आरोप लगाती आई कि अलग अलग संभागों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, भले वो महाकौशल हो या फिर विंध्य हो, और आखिर में फिर हमने देखा कि किस तरह से विंध्य को साधने के लिए आखिर में राजेंद्र शुक्ल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तो इस बार इस तरह के आरोप ना लगने पाए, 2024 लोकसभा चुनाव को भी साध लिया जाए, ये तमाम समीकरण जरूर साधे जाएंगे मंत्रिमंडल के साथ, और संभावित चेहरे IBC 24 दिखा ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। आप देखते रहिए IBC 24। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।